Good morning, everyone. So, today we are going to revise a new chapter, chapter number 7, that is evolution. एवोल्यूशन मीन्स बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली इसमें एक टॉपिक है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि जिसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए आइए चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स हमने ये सारा चैप्टर जो है वो रिवाइज करना है। स्टार्टिंग से पहले जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था वो देख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा इकोलॉजी का यूनिट है वो कंप्लीट कर लिया है। इकोलॉजी यूनिट के अंदर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन, 3 चैप्टर्स थे, तीनों के तीनों चैप्टर्स हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसके अंदर पॉसिबल मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस जो भी आ सकते थे वो मैं करवा दिए मैंने। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज जो है वो मार्क्स की है इकोलॉजी से। तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट सेकंड है हमारा, उसी का ही ये एक चैप्टर रह गया था हमारा, दैट इज़ एवोल्यूशन। उसके 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हमारे स्कूल में ही हो गए थे, और ये हमने करना है एवोल्यूशन, जो थर्ड चैप्टर स्टूडेंट का बचा हुआ था। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा क्या गया था। तो अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें एवोल्यूशन की, तो हमने इस चैप्टर के अंदर एवोल्यूशन को स्टडी किया था। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या होता है, फिर हमने स्टडी किया था दैट हाउ लाइफ ओरिजिनेट्स, जिसमें हमने बिग बैंग थ्योरी की थी। एक बहुत बड़ा मीन्स कि धमाका हुआ था, जिसके थ्रू उससे पहले क्या था कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी पे टिका हुआ था। उसके बाद जब उसमें एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद जो पूरा यूनिवर्स है वो फॉर्म हुआ। सोलर सिस्टम का ओरिजिन हमने स्टडी किया था इसमें। ठीक है, इसके अंदर हमने ये देखी थी कि जब प्रिमिटिव अर्थ बनी तो उसके ऊपर कौन कौन सी कंडीशन थी जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाई। उसका एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ठीक है, एनर्जी सोर्स था, सोलर यूवी रेडिएशन थे, ये सब चीज़ें थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइफ जो है वो पॉसिबल हो गई। उसके बाद हमने पढ़ी ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो डिफरेंट डिफरेंट थियरीज थी। ठीक है, एंड उसी के बाद हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा लुईस पास्चर, ये जो 3 थियरीज थी, रेडिस एक्सपेरिमेंट, पास्चर एक्सपेरिमेंट, ये हमने स्टडी किया। और सबसे इम्पोर्टेंट है बायोकेमिकल ओरिजिन, जिसमें हमने को एसरवेट से शुरू किया कि जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स बने। ठीक है, को एसरवेट से शुरू किया। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है मिलर्स यूरे एक्सपेरिमेंट, ये वाला मिलर्स एंड यूरेस एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद हमने एवोल्यूशन की थियरीज पढ़ी कि एवोल्यूशन की कौन कौन सी जो थियरीज थी वो सपोर्ट करती हैं इस प्रोसेस को। और एविडेंस हमने पढ़े कि हम कैसे बता सकते हैं कि इसके सबूत क्या है हमारे पास कि एवोल्यूशन हुआ है। तो बहुत सारे मेथड्स जो हमने पढ़े थे, और उसी को ही आज हम क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में जो है वो स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। So, this is the first question of the chapter. Identify the example of homologous structures from the following. A is vertebrate heart, and B is thorns in bougainvillea and tendrils of cucurbita. सबसे पहले जो हमारा की वर्ड यहाँ पे हमें गिवन किया गया दैट इज होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। कि व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स। अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें तो ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हैंड एंड विंग्स इन द बर्ड्स, इनका अगर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स देखें तो जितनी भी बोन्स हैं इन दोनों में वो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन बिकॉज इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ह्यूमन जो है वो हैंड्स को किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर ग्रैप्सिंग,
पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, वाइल जो बर्ड्स हैं वो अपने विंग्स किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्लाइंग के लिए। तो दोनों का फंक्शन टोटली डिफरेंट है। सो दैट आर होमोलोगस ऑर्गन्स। इसमें वर्टिब्रेट जो हार्ट है उनका स्ट्रक्चर भी सेम है और फंक्शन भी जो है वो सेम होता है। ठीक है, हार्ट का काम तो ब्लड को पंप करना ही है, चाहे वो फिश के अंदर हो चाहे वो ह्यूमंस के अंदर हो, वो कोई और काम नहीं करता। तो दिस इज नॉट होमोलोगस ऑर्गन। थॉर्न्स इन बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स। थॉर्न्स का काम जो होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन, एनिमल से प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, जो कांटे होते हैं। टेंड्रिल्स का क्या काम होता है, टेंड्रिल्स का काम होता है कि ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऊपर क्लाइम करने के लिए, दूसरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्लाइम करने के लिए हेल्प करता है। हालांकि दोनों ही क्या है, लीफ की मॉडिफिकेशन है, स्ट्रक्चर सेम है, दोनों लीफ मॉडिफिकेशन है। ठीक है, बट बिकॉज इनका फंक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंस है। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी, थॉर्न्स इन बोगनविलिया। बोगनविलिया इज अंडरलाइंड बिकॉज इट इज़ अ साइंटिफिक नेम, एंड टेंड्रिल्स क्यूकरबिटा के जो है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। This is actually question from the topic which is called evidence for the evolution. Second question is, what are vestigial organs? Give any one example of the vestigial organs in human body. Now we know that vestigial organs are those organs which do not have any यूज़, जिनका कोई भी अब रोल नहीं बचा है, कोई भी यूज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बचा है। ठीक है, उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। दैट आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल विजडम टूथ, जो थर्ड मोलर होता है हमारे माउथ के अंदर, जो विजडम टूथ, अकल दाढ़ जिसको बोलते हैं, दैट इज़ कंप्लीटली अ वेस्टिजियल ऑर्गन। Why it is called as vestigial organ? Because जैसे जैसे हमारी जो डाइट चेंज होती जा रही है, हमारा खाना पीना चेंज होता जा रहा है, तो उसका रोल बहुत ही कम हो गया है। तो अब तो वो किसी बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आता है। इसीलिए जब वेस्टिजियल टूथ को बाहर निकाला जाता है तो उसकी जगह पर कोई नया टूथ नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं रह गया। दैट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। सिमिलर वे में ह्यूमंस के अंदर एक ऑर्गन होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। appendix. It is a structure, a bag like, small bag like structure, जिसका अब ह्यूमन में कोई रोल नहीं बचा है। लेकिन बाकी जो मैमल्स हैं, लाइक काउज होगी, बफलोज होगी, इनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। उनमें जो सेलुलोज को बचाने के लिए बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो फूड है वो सेलुलोज रिच तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना भी हम सेलुलोज खाते हैं वो उससे एनर्जी लेने के लिए नहीं खाते हैं, वो एज अ हम यूज़ करते हैं कि हमारी बॉडी में जो फाइबर का कंटेंट है वो बढ़ जाए। तो इसका रोल भी हमारी बॉडी में नहीं बचा है, तो ये भी नॉन फंक्शनल हो गया है। सो दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट मूव्स टू थर्ड क्वेश्चन, दैट इज न्यूमेरिकल। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर एक ही टॉपिक है न्यूमेरिकल का, दैट इज़ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, जो हमने किया हुआ है। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है और आते हैं ये क्वेश्चंस। मैं नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ है। सो द क्वेश्चन इज, अ पॉपुलेशन ऑफ 200 फ्रूट फ्लाइज इज इन अ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो 200 फ्रूट फ्लाइज की पॉपुलेशन है जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रही हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल ए इज़ 0.4। हमें स्मॉल ए की फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन की गई है, 0.4। हमने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड नंबर ऑफ कैरियर फ्रूट फ्लाइज। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये स्मॉल ए गिवन है। तो हम एक चीज़ हमें पता है कि हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला इज़
P plus Q is equals to 1. Clear? And P square plus 2PQ plus Q square is equals to 1. हमारे पास यही फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला इसमें तो Q कहीं पे भी गिवन नहीं है, P क्यों कहीं पे भी गिवन नहीं है, हमारे पास तो A गिवन है। तो इसका क्या मतलब है A का, कि P इज इक्वल्स टू कैपिटल A एंड Q इज इक्वल्स टू स्मॉल a। ये हमें पता है, ये हमने क्लास में भी किया हुआ है कि जो डोमिनेंट है दैट इज रिप्रेजेंट बाय P एंड द रिसेसिव वन इज रिप्रेजेंट बाय Q। क्लियर? तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो इसकी गिवन है, Q की गिवन है, A जो रिसेसिव वन है। तो अगर हमें पास ये गिवन है तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू फिल करके डोमिनेंट की भी निकाल सकते हैं, P की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q which is equals to 1 minus 0.4 is equals to 0.6. Now we have P is equals to 0.6 and Q is equals to 0.4. ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। हमने ये निकाल ली। अब हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। मतलब हमने जो जितने भी डोमिनेंट वाली फ्लाइज हैं वो कितने नंबर में प्रेजेंट है। 200 हमारे पास नंबर गिवन है, 200 हमारे पास टोटल नंबर है। इन 200 में से होमोजाइगस डोमिनेंट कितनी है। तो अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट दिखाएं तो इस फॉर्मूला में होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सा है, क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर। तो अगर हम 200 को पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डोमिनेंट का जो नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो बट हमारे पास पी के स्क्वायर तो है ही नहीं, हमारे पास क्या अकेला पी है, तो हमने पी स्क्वायर पहले निकालना है। ठीक है, तो हम पी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.6 विच इज इक्वल टू 0.36। Clear? Now fill that value in that. So 200 is equals and multiply by 0.36 which is equals to 72। तो अब हमारे पास ये जो 72 नंबर आया है, ठीक है, ये किसका है, द नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये सारा न्यूमेरिकल। देखें, हमारे पास अलील फ्रिक्वेंसी किसकी गिवन है, स्मॉल ए की, दैट इज 0.4। अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ दो फॉर्मूलेज थे, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 एंड P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। वी नो दैट P इज इक्वल्स टू कैपिटल A एंड Q इज इक्वल्स टू स्मॉल a। तो इसके बेस पे हमारे पास हमने Q की जो फ्रिक्वेंसी है वो निकाल ली और हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, P इज इक्वल्स टू 0.6 एंड Q इज इक्वल्स टू 0.4। हमारे पास जो क्वेश्चन था दैट वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। तो हम जो डोमिनेंट वाली जो पार्ट है वो है P स्क्वायर। तो अगर हम टोटल को P स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डोमिनेंट का नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास P है, P स्क्वायर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.36 आ जाएगा और 200 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। क्लियर? नाउ सेकेंड बी पार्ट, द नंबर ऑफ कैरियर फ्रूट फ्लाइज। तो कैरियर क्या होगी, ये वाली हेट्रोजाइगस। कैरियर्स क्या होंगी, हेट्रोजाइगस होंगी। तो हमने अब इसको कैसे निकालना है, तो मीन्स अगर हम ये देखें यहाँ पे कि 200 टोटल पॉपुलेशन है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2PQ के साथ तो हमारे पास हेट्रोजाइगस की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले हम 2PQ को फाइंड करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय P मीन्स कितना है 0.6 एंड Q इज इक्वल्स टू 0.4।
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.48। अब हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.48 के साथ, तो जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 96 आएगा। मीन्स कि 96 इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या हैं, कैरियर फ्रूट फ्लाइज हैं, और 72 कितने हैं, डोमिनेंट फ्रूट फ्लाइज हैं। तो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, विदाउट कैलकुलेटर भी आप बड़े इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्रॉम द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ये भी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से ही है। Michelle, a zookeeper, was collecting data on rabbit. She found that in a population of 1,000 rabbits, 360 had long ears, 150 had medium ears, and 490 had short ears at a given time. So firstly, we have to calculate the frequency of rabbits with heterozygous trait. तो हमारे पास भी यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। लॉन्ग हेयर डोमिनेंट है, मीडियम हेयर हेट्रोजाइगस है, और शॉर्ट एयर भी क्या है, ये भी होमोजाइगस है। ये दोनों लॉन्ग एयर एंड शॉर्ट एयर दोनों ही क्या है, होमोजाइगस है, क्योंकि कैपिटल एल है, स्मॉल एल है। तो होमोजाइगस का मतलब होता है दोनों एक जैसे ही। तो ये दोनों क्या है, होमोजाइगस, एंड दिस इज कैपिटल एल एंड स्मॉल एल इज हेट्रोजाइगस। तो हमने किसकी ट्रेट निकालनी है, हेट्रोजाइगस की फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हमने। तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे हम फ्रिक्वेंसी को, मतलब कि वो पॉपुलेशन में कितने प्रेजेंट है। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी देखें यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल एल एंड स्मॉल एल विच इज इक्वल्स टू, सो कितना नंबर हमारे पास, नंबर ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल एल अपॉन टोटल नंबर। क्लियर। हमारे पास यहाँ पे जो टोटल जो नंबर दिया गया है वही हमारे पास टोटल नंबर गिवन है। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन थी, लेकिन हमने नंबर निकालना था। तो ये उल्टा क्वेश्चन बना दिया है उन्होंने कि यहाँ पे हमारे पास नंबर गिवन है, हमने फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए जिसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है उसका नंबर कितना है, उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देना आपने। तो उसका नंबर कितना गिवन है हमारे पास, हेट्रोजाइगस का हमारे पास यहाँ पे गिवन है 150 एंड टोटल नंबर कितना था, 1000 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा 0.15। क्लियर, 0. ये इधर से ये कट गया, ठीक है। 15 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 100 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.15। सिंपल कैलकुलेशन है ये। 15 को डिवाइड करेंगे 100 से तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो 100 आई मीन 2 zeros है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आ जाएंगे, 15 तो 0 पहले आ जाएगा। इसको और अगर हम सॉल्व करें तो इसको अगर हमने, बिकॉज फ्रिक्वेंसी परसेंटेज में है, ठीक है, तो इसका बनेगा 15%। मतलब पॉपुलेशन के अंदर 15% कितने हैं, हेट्रोजाइगस हैं। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट, नेम द प्रिंसिपल अप्लाई टू कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ रैबिट। ऑब्वियसली एक ही प्रिंसिपल है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, इंटरेस्टिंग है। Michelle also studied the next generation of rabbit and found that their population decreased significantly to 400। तो उसने नेक्स्ट जनरेशन जब स्टडी की तो उसे देखा कि 1000 से सीधी पॉपुलेशन कितनी आ गई है, 400, जबकि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी। नाउ देयर आर 336 रैबिट्स विद लॉन्ग ईयर। तो 336 रैबिट्स हैं जिनके लॉन्ग ईयर्स हैं, और बाकी 64 रैबिट्स क्या हैं, शॉर्ट ईयर्स के हैं। गिव रीज़न टू एक्सप्लेन द चेंज इन द जीन फ्रिक्वेंसी। तो अब ये जीन फ्रिक्वेंसी क्यों चेंज हो गई है बेटा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट आया है। ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट जो फ्रिक्वेंसी है वो सारी की सारी चेंज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chimpanzee can hold object with its hand where elephant can hold the object by its trunk. चिंपैंजी अपने हैंड्स को यूज़ करता है होल्ड करने के लिए, सेम वे में एलिफेंट भी अपने ट्रंक को यूज़ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए। हाउ वुड यू क्लासीफाई द ऑर्गन एंड हैंड एंड ट्रंक बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। तो ये सिंपल हमें पता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो क्वेश्चन है ये वही जो हमने होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स किए थे वही थे। तो हमने जो पीछे किया था वो होमोलोगस था जिसमें स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो दीज काइंड ऑफ ऑर्गन्स आर एनालोगस ऑर्गन। तो एवोल्यूशन के बेस पे ये किस तरह के ऑर्गन्स हैं? एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स।